आंख की किरकिरी भाग 17। दूसरे दिन बड़े तड़के ही महेंद्र बिहारी के घर पहुंचा। देखा दरवाजे के आगे बहुत सी बैलगाड़ियां खड़ी हैं और उन पर असबाब लादा जा रहा है। महेंद्र ने भज्जू से पूछा, क्या बात है भज्जू? भज्जू ने कहा, बाबू साहब ने बाली उत्तर पाड़ा में गंगा किनारे एक बगीचा लिया है, वहीं सब सामान जा रहा है। महेंद्र ने पूछा, बाबू घर में है क्या? वो तो सिर्फ 2-4 दिन कलकत्ते रहकर कल बाली के बगीचे चले गए, भज्जू बोला। सुनकर महेंद्र का मन आशंका से भर गया। वो अनुपस्थित था और इस बीच में जरूर विनोदिनी और बिहारी आपस में मिल चुके होंगे, इसमें उसे जरा भी संदेह न रहा। वो अपनी कल्पना की आंखों से देखने लगा। विनोदिनी के मकान के सामने भी इस समय बैलगाड़ियों पर सामान लादा जा रहा होगा। और फिर अपने मन में कहने लगा, इसीलिए मुझ बेवकूफ को विनोदिनी ने अपने पास से दूर हटा रखा था। एक क्षण भी देर न करके महेंद्र अपनी गाड़ी में बैठ गया और कोचवान से बोला, चलो। उसके ख्याल से घोड़े काफी जोर से नहीं चल रहे थे और इसके लिए बीच बीच में वो कोचवान को फटकारने लगा। गाड़ी जब पटल डांगा की उस गली में पहुंची तो महेंद्र ने दूर से ही देखा कि वहां मकान छोड़कर जाने का कोई आयोजन ही नहीं। उसे भय हुआ कि शायद उसके आने के पहले ही विनोदिनी अपना काम पूरा कर चुकी है। महेंद्र गाड़ी से उतरकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। भीतर से एक बूढ़े ने दरवाजा खोल दिया। महेंद्र ने उससे पूछा, सब ठीक तो है? नौकर ने कहा, जी हाँ, सब ठीक है। महेंद्र ने ऊपर जाकर देखा, विनोदिनी नहाने गई है। उसके निर्जन सोने के कमरे में जाकर महेंद्र उस बिस्तर पर लौट गया जिस पर वो कल रात को सोई थी, और फिर उसने दोनों बाजुओं से उस कोमल बिछौने को समेटकर अपनी छाती के नीचे दबा लिया और उसे सूंघ कर उस पर मुंह फेर कर कहने लगा, निष्ठुर, निष्ठुर। इस तरह वो अपने हृदयोच्छ्वास को उन्मुक्त करके बिछौने से उठकर अत्यंत अधीर होकर विनोदिनी की प्रतीक्षा करने लगा। फिर कमरे में इधर से उधर टहलते टहलते उसने देखा कि फर्श के गद्दे पर एक अखबार खुला हुआ पड़ा है। वक्त काटने के लिए उसने कुछ अन्य मनस्क भाव से उसे उठा लिया और शुरू में ही जहां उसकी नजर पड़ी वहां बिहारी का नाम देखकर वो चौंक पड़ा। क्षण भर में उसका संपूर्ण मन अखबार के उसी स्थान पर केंद्रित होकर झुक गया। कोई एक पत्र प्रेरक लिख रहा है, कम वेतन पाने वाले क्लर्कों के इलाज और तीमारदारी के लिए बाली उत्तर पाड़ा में गंगा के किनारे बिहारी बाबू ने एक बगीचा लिया है, वहां एक साथ 5 रोगियों के लिए व्यवस्था की गई है, इत्यादि। महेंद्र ने सोचा, विनोदिनी इस समाचार को पढ़ चुकी है, पढ़कर उसका कैसा भाव हुआ होगा। अवश्य ही उसका मन भागने को फड़फड़ा रहा होगा। सिर्फ इसीलिए महेंद्र विचलित हुआ हो सो बात नहीं। वो सोचने लगा, बिहारी के संकल्प से विनोदिनी का मन उसके प्रति जरूर पहले से ज्यादा आकृष्ट हुआ होगा और भक्ति भी बढ़ गई होगी। बिहारी को उसने मन ही मन हम्बक कहा और उसके काम को पाखंड बताकर मन ही मन कहने लगा, लोगों के आगे अपने को परोपकारी सिद्ध करने का व्यसन बिहारी को बचपन से ही है, कोई नई बात नहीं। और फिर महेंद्र ने बिहारी की अपेक्षा करके अपने को निष्कपट और अकृत्रिम समझकर अपने आप वाहवाही लेने की कोशिश करते हुए कहा, उदारता और आत्मत्याग का ढोंग करके मैं मूढ़ों को धोखा देने की कोशिश नहीं करता, मुझे इससे घृणा है। किंतु हाय, इस परम निश्चेष्ट अकृत्रिमता के महात्म्य को लोग अर्थात एक विशेष व्यक्ति नहीं समझेंगे। महेंद्र को ऐसा लगने लगा कि बिहारी ने उस पर यह भी एक चाल चली है। विनोदिनी के आने की आहट सुनते ही महेंद्र ने जल्दी से अखबार मोड़कर अपने नीचे रख लिया। सदस्नाता विनोदिनी के कमरे में घुसते ही महेंद्र उसके चेहरे की ओर देखकर विस्मित हो उठा। उसका ये कैसा अपूर्व सुंदर परिवर्तन हुआ है। वो मानो उधर कई दिनों से अग्नि तपस्या कर रही हो। उसका शरीर कृश हो गया है और उस कृशता को भेद कर उसके पांडु वर्ण मुख पर मानो एक प्रकार की दीप्ति निकल रही है। विनोदिनी ने बिहारी के पत्र की आशा छोड़ दी है। अपने प्रति बिहारी की अवज्ञा की कल्पना करके अहोरात्र वो चुपचाप दग्ध हो रही थी। उस दाह से छुटकारा पाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
बिहारी मानो उसी का तिरस्कार करने के लिए पश्चिम चला गया है और उस तक पहुंचने का कोई उपाय उसके हाथ में नहीं है। कार्यपरायणा और निर्लस विनोदिनी का कार्य के अभाव में इस छोटे से घर में मानो दम घुट रहा था। उसका संपूर्ण उद्यम मानो स्वयं उसी को आघात कर करके छत विच्छत कर रहा था। अपने संपूर्ण भावी जीवन को इस प्रेमहीन, कर्महीन, आनंदहीन घर में, इस छोटी सी बंद गली में हमेशा के लिए अवरुद्ध समझकर उसकी विद्रोही प्रकृति आयतातीत अदृष्ट के विरुद्ध मानो आकाश में सिर फोड़ने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। जिस मूढ़ महेंद्र ने विनोदिनी के समस्त मुक्ति के मार्गों को चारों तरफ से बंद करके उसके जीवन को आज ऐसा संकीर्ण बना दिया है, उसके प्रति विनोदिनी के घृणा और विद्वेष की सीमा न रही। विनोदिनी समझ गई थी कि उस महेंद्र को अब वो किसी भी तरह अपने से दूर नहीं रख सकती। इस छोटे से घर में महेंद्र प्रतिदिन उसके पास आएगा और उसके सामने सटकर बैठा रहेगा। प्रतिदिन अलक्ष्य आकर्षण से थोड़ा थोड़ा करके बराबर उसकी तरफ अग्रसर होता रहेगा। इस अंधकूप में, इस समाज भ्रष्ट जीवन की पंखशैया पर घृणा और आसक्ति में परस्पर जो रोज की लड़ाई होती रहेगी, वो अत्यंत भीभत्स होगी। विनोदिनी ने अपने हाथ से अपनी चेष्टा से जमीन खोदकर महेंद्र के हृदय के अंतःस्थल में जिस लोल जिव्या लोलुपता के क्लेदाक्त सर्प को बाहर निकाला है, उसके पुच्छ पाश से वो कैसे अपनी रक्षा करेगी। एक तो वैसे ही विनोदिनी का हृदय व्यथित है, उस पर ये छोटा सा संकीर्ण घर और महेंद्र की वासना तरंग का प्रतिक्षण आघात, इसकी कल्पना मात्र से विनोदिनी का संपूर्ण मन पीड़ित हो उठता है। जीवन में इसकी समाप्ति कहाँ है? कब वो इन सब धर्म संकटों से छुटकारा पा सकेगी? विनोदिनी के थके हुए पीले चेहरे को देखकर महेंद्र के मन में ईर्ष्यानल जल उठा। उसमें क्या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वो बिहारी की चिंता से इस तपस्विनी को बलपूर्वक उत्पटित कर सके? ईगल पक्षी जैसे भेड़ के बच्चे को क्षण में झपट्टा मारकर अपने दुर्गम अब्रभेदी पर्वत नीड़ में ले जाता है, वैसे ही क्या ऐसा कोई मेघ परिव्रत निखिल विस्मृत स्थान नहीं है जहां अकेला महेंद्र अपने इस कोमल सुंदर शिकार को अपनी छाती के नीचे छिपा कर रख सके? ईर्ष्या के उत्ताप से उसकी इस इच्छा का आग्रह चौगुना बढ़ गया। अब क्या वो एक क्षण के लिए भी विनोदिनी को आंखों के आगे से ओझल रख सकेगा? बिहारी की विभीषिका को अहोरात्र उसे दूर ही दूर रखना होगा। उसे सूच्याग्र प्रमाण अवकाश देने का साहस अब महेंद्र नहीं कर सकता। विरह का ताप रमणी के सौंदर्य को सुकुमार कर देता है। ये बात महेंद्र ने संस्कृत साहित्य में पढ़ी थी। आज विनोदिनी को देखकर वो इस बात का जितना ही अनुभव करने लगा, उतना ही सुख मिश्रित दुख के सुत्रीव आलोड़न से उसका हृदय मथित होने लगा। विनोदिनी ने क्षण भर स्थिर रहकर महेंद्र से पूछा, तुम क्या चाय पी के आए हो? महेंद्र बोला, मान लो पी के ही आया हूं। इसके मानी ये नहीं कि तुम अपने हाथ से और एक प्याला देने में कंजूसी करो। प्याला मोहे भर दे रे। विनोदिनी ने शायद जानबूझकर ही अत्यंत निष्ठुर भाव से महेंद्र के इस उच्छावास पर सहसा चोट की। बोली, बिहारी लाला जी आजकल कहाँ हैं, मालूम हुआ? सुनते ही क्षण मात्र में महेंद्र का रंग उतर गया। वो बोला, वो तो अभी कलकत्ते से बाहर है कहीं। उनका पता क्या है? वो किसी को बताना ही नहीं चाहता। किसी तरह पता नहीं लगाया जा सकता? मुझे तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती। जरूरत ही क्या, दुनिया में सब कुछ है। बचपन की मित्रता क्या कुछ भी नहीं? बिहारी मेरा बचपन का मित्र जरूर है, किंतु तुम्हारे साथ उसकी मित्रता 2 दिन की है। फिर भी तकाजा तुम्हारा ही बहुत ज्यादा मालूम होता है। इससे तो तुम्हें लज्जित होना चाहिए। मित्रता कैसे की जाती है सो तुम ऐसे मित्र से भी न सीख सके। इसके लिए मैं इतना दुखित नहीं हूं। दुख तो मुझे इस बात का है कि धोखा देकर स्त्रियों का मन कैसे हरण किया जाता है, ये विद्या मैं उससे न सीख सका। सीख लेता तो आज वो मेरे काम आती। वो विद्या सिर्फ इच्छा रहने से नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए शक्ति चाहिए। ऐसे गुरुदेव का ठिकाना अगर तुम्हें मालूम हो तो बता दो।
इस उम्र में एक बार उनके पास जाकर दीक्षा ले आऊं, उसके बाद शक्ति की परीक्षा भी हो जाएगी। अपने मित्र का पता अगर न लगा सको तो प्रेम की बातें तुम मेरे आगे ना किया करो। बिहारी लाला जी के साथ तुमने जैसा बर्ताव किया है उसे देखकर कौन तुम पर विश्वास कर सकता है। मुझ पर अगर पूरा विश्वास न करती होती तो तुम मेरा इतना अपमान कभी न करती। मेरे प्रेम के विषय में अगर तुम इतनी निसंशय नहीं होती तो मुझे शायद इतना असहाय दुख न उठाना पड़ता। बिहारी किसी के वश में न आने की विद्या जानता है। वो विद्या अगर इस अभागे को सिखा देता तो उसकी मित्रता का ये सबसे बड़ा काम होता। बिहारी जो मनुष्य ठहरा, इसी से वो किसी के वश में नहीं आता। इतना कहकर विनोदिनी अपने खुले हुए बालों को पीठ पर फैलाकर खिड़की के पास जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। महेंद्र सहसा उठ के खड़ा हो गया और जोर से दोनों मुट्ठियां बांधकर रोष गर्जित स्वर में बोल उठा, क्यों तुम बार बार इस तरह मेरा अपमान करने का साहस करती हो? इतने अपमान का तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, सो क्या तुम्हारी शक्ति से या मेरे गुण से? मुझे अगर तुमने पशु ही समझ रखा है तो खूंखार पशु ही समझना। मैं आघात करना बिल्कुल जानता ही नहीं, इतना बड़ा कायर मुझे मत समझ लेना। इतना कहकर और क्षण भर स्तब्ध रहकर वो विनोदिनी के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके बाद कहने लगा, विनोद, अब यहाँ से और कहीं चलो। हम लोग बाहर चलें तो अच्छा। पश्चिम की तरफ पहाड़ पर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चलो। यहाँ जीने की जगह नहीं, मैं मरा जा रहा हूँ। विनोदिनी ने कहा, चलो अभी चलो, पश्चिम की तरफ घूमा जाए। महेंद्र ने पूछा, पश्चिम में कहाँ चलोगी? कहीं भी, एक जगह 2-4 दिन नहीं ठहरना, बराबर घूमते फिरते रहना है। अच्छी बात है, चलो आज रात को ही चल दें, महेंद्र बोला। विनोदिनी राजी हो गई और फिर महेंद्र के लिए रसोई बनाने की तैयारी करने चली गई। महेंद्र ने समझा कि बिहारी की खबर पर विनोदिनी की दृष्टि नहीं पड़ी। अखबार पढ़ने में मन लगाने योग्य अवधान शक्ति विनोदिनी में अभी नहीं है। फिर भी दैव संयोग से विनोदिनी की उस पर दृष्टि न पड़ जाए, महेंद्र दिन भर इसके लिए सावधान बना रहा। बिहारी की खबर लेकर महेंद्र वापस आ रहा होगा, इस धारणा से घर में उसके लिए रसोई बनी थी। बहुत देर होते देख रोग पीड़ित राजलक्ष्मी उद्विग्न होने लगी। रात भर नींद न आने से वो वैसे ही बहुत क्लांत श्रांत थी। उस पर महेंद्र की उत्कंठा ने उन्हें और भी क्लिष्ट कर दिया। इससे आशा विचलित हो उठी। उसने पता लगाने के लिए नौकर को भेजा तो मालूम हुआ कि गाड़ी लौट आई है। कोचवान से पता चला कि बाबू बिहारी बाबू के घर होते हुए पटल डांगा किसी के यहाँ गए हैं। सुनते ही राजलक्ष्मी दीवार की तरफ करवट लेकर स्तब्ध होकर सो रही। आशा उनके सिरहाने के पास चित्रार्पित की तरह स्थिर बैठी पंखे से हवा करती रही। और दिन राजलक्ष्मी आशा से यथा समय खा आने के लिए कहती थी, पर आज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कल रात को माँ की कठिन पीड़ा देखकर भी महेंद्र जब आज सवेरे ही विनोदिनी के मोह में दौड़ा चला गया, तब फिर राजलक्ष्मी के लिए इस संसार में किसी से कुछ कहने को, चेष्टा करने को, इच्छा करने को रह ही क्या गया। वो समझ गई कि महेंद्र ने उनकी बीमारी को मामूली बात समझी है। वो ये समझकर निश्चिंत है कि माँ को तो ऐसा कई बार हुआ है और फिर वो अच्छी हो गई हैं। अब की बार भी वैसा ही हुआ है और वो फिर से अच्छी हो जाएंगी। किंतु महेंद्र का इस तरह आशंका शून्य, उद्वेग शून्य रहना ही राजलक्ष्मी को अत्यंत कष्टकर मालूम होने लगा। वो सोचने लगी, महेंद्र इस प्रेमोन्मत्तता में किसी आशंका को, किसी कर्तव्य को अपने मन में स्थान ही नहीं देना चाहता। वो माँ के कष्ट को, माँ के रोग को इतनी हल्की बात समझता है। कहीं उसे माँ की रोग शैया के आसपास घिर न जाना पड़े, इस डर से वो ऐसा निर्लज्ज होकर जरा सा अवकाश पाते ही विनोदिनी के पास भाग गया। अपनी आरोग्यता के प्रति राजलक्ष्मी का जरा भी उत्साह न रहा। वो मारे अभिमान के यही चाहने लगी कि उनका रोग अब कभी अच्छा न हो और महेंद्र जान जाए कि उसकी धारणा कितनी गलत थी। करीब 2 बजे आशा ने कहा, माँ, दवा पीने का समय हो गया है। राजलक्ष्मी कुछ जवाब न देकर चुप रही। आशा जब दवा लाने के लिए उठने लगी तब उन्होंने कहा,
दवा की अब कोई ज़रूरत नहीं बहू, तुम जाओ। आशा सास के अभिमान को समझ गई और उस अभिमान ने संक्रामक होकर उसके हृदय के आंदोलन को दूना कर दिया। आशा से रहा नहीं गया। उसने अपने रोने को काफ़ी दबाया, किंतु फिर भी वो घुमड़ घुमड़ कर रोने लगी। राजलक्ष्मी ने धीरे से आशा की तरफ करवट लेकर उसके हाथ पर अपना सकरुण स्नेहपूर्ण हाथ फेरते हुए कहा, बहू, रानी बिटिया मेरी, तुम्हारी उम्र अभी कम है। सुख कम हूँ देखने के लिए तुम्हारे हाथ में अब भी काफ़ी समय है। मेरे लिए अब तुम कोशिश जतन करना छोड़ दो बेटी। मैं बहुत दिन जी चुकी, अब जीकर क्या होगा। सुनते ही आशा का रोना एकाएक ऐसा उमड़ पड़ा कि उसे आंचल से अपना मुंह बंद कर लेना पड़ा। इस तरह रोगी के घर का वो दिन मंदगति से निरानंद बीत गया। हालांकि अभिमान के बावजूद दोनों नारियों को भीतर ही भीतर ये आशा थी कि अब भी महेंद्र आ सकता है। जरा सा शब्द होते ही दोनों की दोनों चौंक उठती थीं और इस बात को दोनों ही समझ रही थीं। क्रमशः दिवसांत का आलोक अस्पष्ट हो आया। कलकत्ते के अंतपुरों में जो गोधूली की आभा है, उसमें न तो आलोक की प्रफुल्लता है और न अंधकार का आवरण ही। वो तो केवल विषाद को भारी और निराशा को अश्रुहीन कर डालती है, कार्य और आश्वासन का बल हरण कर लेती है, किंतु विश्राम और वैराग्य की शांति नहीं लाती। रोगी के घर की उस शुष्क और श्रीहीन संध्या में आशा चुपचाप उठकर एक बत्ती जलाकर ले आई। राजलक्ष्मी ने कहा, बहू, रोशनी मुझे अच्छी नहीं लगती, बत्ती तुम बाहर ही रख दो। आशा बत्ती उठाकर बाहर रखाई। अंधकार जब घना बनकर उस छोटे से कमरे में बाहर की अनंत रात्रि को ले आया, तब आशा ने सास से मृदु स्वर में पूछा, माँ, आदमी को भेजकर उन्हें खबर पहुंचा दूं? राजलक्ष्मी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बहू, तुझे मेरी सौगंध है, महेंद्र को खबर मत देना। सुनकर आशा स्तब्ध रह गई। उसमें रोने की भी शक्ति नहीं थी। बाहर से नौकर ने कहा, बाबू साहब ने एक चिट्ठी भेजी है। सुनकर क्षण में राजलक्ष्मी को ऐसा लगा कि महेंद्र की अकस्मात शायद तबीयत खराब हो गई है, इसी से खुद नहीं आ सका है, चिट्ठी भेज दी है। वो अनुतप्त और व्यस्त होकर बोली, देखो तो बहू, महेंद्र ने क्या लिखा है। आशा ने बाहर बत्ती के पास जाकर कांपते हुए हाथ से चिट्ठी पढ़ी। महेंद्र ने लिखा है, कुछ दिन से यहाँ उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो पश्चिम की तरफ घूमने जा रहा है। माँ की बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें नियमित रूप से देखते रहने के लिए उसने डॉक्टर नवीन से कह दिया है। रात को नींद न आए या सिर में दर्द हो तो कब क्या करना चाहिए सो भी चिट्ठी में लिख दिया है, और साथ ही हल्के और पुष्टिकर पथ्य के 2 डिब्बे भी भेज दिए हैं। चिट्ठी के अंत में फिलहाल गिरिडीह के पते से बराबर माँ की सेहत का समाचार भेजते रहने का भी अनुरोध किया है। चिट्ठी पढ़कर आशा स्तब्ध रह गई। प्रबल धिक्कार उसके दुख को भी अतिक्रम कर गया। ये निष्ठुर संवाद वो माँ को कैसे सुनाए। आशा के इस विलंब से राजलक्ष्मी और भी ज्यादा उद्विग्न हो उठी। वो बोली, बहू, महेंद्र ने क्या लिखा है, जल्दी बताओ मुझे। कहते कहते वो आग्रह के मारे बिस्तर पर उठ के बैठ गई। आशा ने तब भीतर आकर धीरे धीरे पूरी चिट्ठी पढ़कर सुना दी। राजलक्ष्मी ने कहा, अपनी तबीयत के बारे में उसने क्या लिखा है, जरा उस जगह फिर से पढ़कर सुनाना। आशा फिर से पढ़कर सुनाने लगी। कुछ दिन से मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं। राजलक्ष्मी कहने लगी, रहने दे, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ अच्छा लगेगा कैसे, बूढ़ी माँ मरती भी तो नहीं, बीमार पड़ी पड़ी सिर्फ उसे जलाया ही करती है। क्यों तुमने उसे बीमारी की खबर दी? घर में था, एक कोने में बैठा पढ़ता लिखता था, अच्छा था, किसी से कुछ लेन देन नहीं था। बीच में माँ की बीमारी की बात छेड़कर उसका घर छुड़ाने से तुम्हें क्या सुख मिल गया? मैं यहाँ मरी पड़ी रहूं तो उससे किसी का क्या नुकसान है? इतने दुख में भी तुम्हारे दिमाग में जरा बुद्धि नहीं आई बहू? इतना कहकर वो खाट पर पड़ रही। इतने में बाहर जूतों की आवाज़ सुनाई दी। नौकर ने आकर खबर दी,
डॉक्टर साहब आए हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर ने खांसते हुए कमरे में प्रवेश किया। आशा झटपट घूंघट काटकर खाट के पीछे की तरफ खड़ी हो गई। डॉक्टर ने राजलक्ष्मी से पूछा, आपको क्या तकलीफ है, बताइए तो। राजलक्ष्मी क्रोध के स्वर में बोल उठी, तकलीफ क्या होगी, किसी को मरने भी न दोगे? तुम्हारी दवा लेने से ही क्या मैं अमर हो जाऊंगी? डॉक्टर ने सांत्वना के स्वर में कहा, अमर तो कोई भी किसी को नहीं कर सकता, पर कष्ट दूर करने की कोशिश तो। राजलक्ष्मी बोल उठी, कष्ट दूर करने का सबसे अच्छा इलाज था तब जब विधवाएं चिता में जल मरती थीं। अब तो सिर्फ बांध के मारना रह गया है। जाओ डॉक्टर बाबू, तुम जाओ, मुझे अब और ज़्यादा परेशान न करो, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, एक बार आपकी नाड़ी। राजलक्ष्मी अत्यंत विरक्ति के स्वर में कह उठी, मैं कहती हूँ तुम जाओ, मेरी नाड़ी बहुत अच्छी है, ये नाड़ी जल्दी छूटने की नहीं। डॉक्टर लाचार होकर बाहर चला गया और फिर आशा को बुला भेजा। आशा से उसने सारा हाल जान लिया और फिर कमरे में आकर राजलक्ष्मी से बोला, देखिए महेंद्र बाबू मुझ पर विशेष रूप से भार दे गए हैं। मुझे अगर आप इलाज नहीं करने देंगी तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। महेंद्र को कष्ट होगा? राजलक्ष्मी को ये बात महज उपहास सी प्रतीत हुई। उन्होंने कहा, महेंद्र के लिए तुम चिंता मत करो, कष्ट तो संसार में सभी को भोगना पड़ता है। इतने से कष्ट से महेंद्र को बहुत ज़्यादा सदमा नहीं पहुंचेगा। तुम जाओ डॉक्टर बाबू, मुझे सोना है। डॉक्टर समझ गया कि रोगी को इस समय ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं। वो धीरे धीरे बाहर निकल गया और आशा को बुलवाकर रोगी के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए सब समझाकर घर चला गया। आशा के भीतर जाते ही राजलक्ष्मी ने उससे कहा, जाओ बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो। दिन भर से रोगी के पास बैठी हो, जाके तुम हरिया की माँ को भेज दो, वो बगल के कमरे में बैठी रहेगी। आशा राजलक्ष्मी को जानती थी, ये उनका स्नेह का अनुरोध नहीं, आदेश है। पालन करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हरिया की माँ को भेजकर वो अपने अंधेरे कमरे में जाकर शीतल भूमि शैया पर पड़ रही। दिन भर के उपवास और कष्ट से उसका शरीर मन श्रांत और अवसन्न हो गया था। मोहल्ले के घर में उस दिन रह रह कर ब्याह के बाजे बज रहे थे। इस समय फिर शहनाई ने रागिनी छेड़ दी। उस रागिनी के आघात से रात्रि का संपूर्ण अंधकार मानो स्पंदित होकर बार बार आशा को आघात पर आघात करने लगा। उसकी विवाह रात्रि की प्रत्येक छोटी से छोटी घटना ने सजीव होकर रात्रि के आकार को स्वप्नों से भर दिया। उस दिन की रोशनी, कोलाहल और भीड़ भब्बड़ ने, उस दिन के माला, चंदन, नवीन वस्त्र और होम धूप की सुगंध ने, उस दिन की नववधू के शंकित, लज्जित, आनंदित हृदय के निगूढ़ कंपन ने, उस दिन की सारी स्मृति ने जितना उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ना चाहा, उतनी ही उसके हृदय की व्यथा प्राण पाकर उस पर शक्ति प्रयोग करने लगी। दारुण दुर्भिक्ष में भूखा बालक जैसे कुछ खाने को देने के लिए माँ को बार बार दोनों हाथों से पीटता रहता है, उसी तरह जागृत सुख की स्मृति अपने भूखे पेट के लिए आशा की छाती पर बार बार रो रो कर कराघात करने लगी। अवसन्न आशा को फिर उसने पड़ा नहीं रहने दिया। वो उठकर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़कर देवता के आगे प्रार्थना करने लगी। तो इस संसार में उसकी एकमात्र प्रत्यक्ष देवी मौसी की पवित्र स्निग्ध मूर्ति उसके अश्रु वाष्पाच्छन्न हृदय में आविर्भूत हो उठी। अब तक आशा यही प्रण किए बैठी थी कि अब वो अपनी घर गृहस्थी के दुख संकट में उस तपस्विनी को कभी नहीं बुलाएगी, किंतु उसे अपनी मौसी के सिवाय संसार में और कहीं भी कोई उपाय नहीं सुझाई दिया। आज उसके चारों तरफ जमे हुए निविड़ दुख में जरा भी कहीं कोई रंध्र मात्र नहीं था। इसीलिए आज वो कमरे में बत्ती जलाकर अपनी पालथी पर कापी कागज रखकर बार बार आंसू पोंछती हुई मौसी को चिट्ठी लिखने बैठ गई। उसने लिखा, श्री चरण कमलेशु, मौसी, आज तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। एक बार आकर इस दुखिया को अपनी गोद में उठा लो, नहीं तो मैं कैसे जीऊँगी। ज़्यादा और क्या लिखूं, मैं नहीं जानती।
तुम्हारे चरणों में मेरा सैकड़ों हजारों प्रणाम पहुँचे। तुम्हारी स्नेह की चुन्नी। अन्नपूर्णा काशी से कलकत्ते आ गई और धीरे धीरे राजलक्ष्मी के कमरे में प्रवेश करके उन्होंने राजलक्ष्मी को प्रणाम करके चरणों की रज माथे से लगाई। बीच का विरोध विच्छेद भूलकर राजलक्ष्मी उनसे ऐसे मिली जैसे खोया हुआ धन उन्हें फिर से मिल गया हो। भीतर ही भीतर अपने अगोचर में वो अन्नपूर्णा को चाह रही थी। अन्नपूर्णा से मिलते ही इस बात को वो समझ गई। बहुत दिन बाद आज राजलक्ष्मी ने इस बात का अनुभव किया कि इतने दिनों से उनके अंदर जो अवसाद और क्षोभ इकट्ठा हो रहा था, उसका कारण केवल अन्नपूर्णा का अभाव ही था। क्षण भर में उनका व्यथित हृदय अपनी पहली जगह पर आ गया। महेंद्र के जन्म से भी पहले इन दोनों देवरानी जेठानी ने जब वधू के रूप में इस परिवार के समस्त सुख दुख को एक होकर वर्ण किया था, पूजा के उत्सव में, दुख और शोक में दोनों जब एक साथ इस गृहस्थी के रथ में यात्रा कर रही थीं, तब के उस घनिष्ठ सखित्व ने राजलक्ष्मी के हृदय को आज क्षण मात्र में आच्छन्न कर दिया। जिनके साथ सुदूर अतीत काल में एक साथ जीवन यात्रा आरंभ की थी, नाना व्याघातों के बाद वो बाल्य सहचरी ही आज परम दुख के दिनों में उनकी पाशवर्तनी हुई। उन दिनों के समस्त सुख दुख और प्रिय घटनाओं की कोई स्मृति रह गई है तो वो अन्नपूर्णा ही है। जिसके लिए राजलक्ष्मी ने अन्नपूर्णा को चोट पहुंचाई थी, वो आज कहाँ है? अन्नपूर्णा ने रुग्ण जेठानी के पास बैठकर उनका दाहिना हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जी। राजलक्ष्मी ने कहा, मंजली बहू। इसके आगे वो और कुछ भी न कह सकी। उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। ये दृश्य देखकर आशा से रहा नहीं गया। वो बगल के कमरे में जाकर रोने लगी। अन्नपूर्णा को राजलक्ष्मी या आशा से महेंद्र के संबंध में कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। अंत में साधु चरण को बुलाकर उन्होंने पूछा, मामा, महेंद्र की क्या खबर है? साधु चरण ने महेंद्र और विनोदिनी का सारा किस्सा कह सुनाया। अन्नपूर्णा ने पूछा, बिहारी की क्या खबर है? साधु चरण ने कहा, बहुत दिनों से वो यहाँ आए नहीं। उनके विषय में तो मुझे विशेष कुछ मालूम नहीं। अन्नपूर्णा बोली, एक बार बिहारी के घर जाकर पता तो लगाओ। साधु चरण ने जाकर पता लगाया और वापस आकर कहा, वो घर में नहीं है। बाली उत्तर पाड़ा में गंगा किनारे एक बगीचा लिया है, वहाँ चले गए हैं। अन्नपूर्णा ने फिर नवीन डॉक्टर को बुलाकर उनसे रोगी की सब हालत पूछी। डॉक्टर ने कहा, हृदय की कमजोरी के साथ जलंधर भी हो गया है। अचानक कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। संध्या के बाद राजलक्ष्मी की तकलीफ जब बहुत बढ़ने लगी, तब अन्नपूर्णा ने उनसे कहा, जी, एक बार डॉक्टर को बुला लें तो अच्छा रहे। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं मजली बहू, डॉक्टर से मेरा कुछ नहीं होने का। तो किसे बुलाना चाहती हो, बताओ जीजी। बिहारी को एक बार खबर पहुंचा दो तो अच्छा हो। अन्नपूर्णा के हृदय को बड़ी गहरी चोट पहुंची। उस दिन दूर प्रवास में बिहारी को उन्होंने रात के अंधकार में घर के दरवाजे से ही अपमान करके विदा कर दिया था। उस वेदना को वो आज तक भूल नहीं सकी हैं। बिहारी अब कभी भी उनके दरवाजे पर नहीं आएगा। इस जीवन में बिहारी के उस अनादर का अब वो कभी भी प्रतिकार कर सकेंगी, इसकी उन्हें कोई आशा ही नहीं थी। अन्नपूर्णा एक बार ऊपर गई महेंद्र के कमरे में। घर भर में ये एक कमरा ही एक दिन आनंद निकेतन था। आज उस कमरे में कोई सौंदर्य नहीं। सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। साज सज्जा अनाहत हो रही है। छत के गमलों में कोई पानी तक नहीं देता। पौधे सब सूख गए हैं। मौसी छत पर गई हैं, ये मालूम होते ही आशा भी धीरे धीरे ऊपर पहुंच गई। अन्नपूर्णा ने उसे छाती से लगा लिया और उसका मस्तक चूमा। आशा दोनों हाथों से उनके पांव पकड़कर बार बार उन पर अपना सिर छुआने लगी। कहने लगी, मौसी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो। आदमी इतना कष्ट सह सकता है, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मौसी, इस तरह अब और कितने दिन सहती रहूंगी मैं। अन्नपूर्णा वहीं जमीन पर बैठ गई। आशा उनके पैरों के पास सिर रखकर लौट गई। अन्नपूर्णा ने उसका सिर अपनी गोद में उठा लिया और मुंह से कोई बात न कहकर वो निस्तब्ध भाव से हाथ जोड़कर
भगवान का स्मरण करने लगीं। अन्नपूर्णा के स्नेह चिन्हित निःशब्द आशीर्वाद ने आशा के गंभीर हृदय में प्रवेश करके बहुत दिन बाद उसमें शांति ला दी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसका अभीष्ट अब सिद्ध होने ही वाला है। देवता उस जैसी मूढ़ की अवहेलना कर सकते हैं, किंतु मौसी की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकरा सकते। इस तरह आशा अपने हृदय में आश्वास और बल पाकर बहुत देर बाद एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उठ के बैठ गई और बोली, मौसी, बिहारी लाला जी को एक चिट्ठी लिखकर बुला लो तो अच्छा हो। अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं बेटा, चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्हें खबर कैसे दोगी मौसी? कल मैं ही खुद बिहारी से मिलने के लिए जाऊंगी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए आंख की किरकिरी का अगला भाग।